नमस्कार बच्चों। भारत आकार और स्थिति भूगोल भाग 1 में हम जानेंगे भारत के आकार और स्थिति के बारे में, अर्थात भारत भूगोल पर कहाँ स्थित है, भारत का आकार क्या है। आइए बच्चों जानते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बच्चों आप जानते हैं भारत ने आत्मनिर्भर भारत और इत्यादि इसके अंतर्गत कितनी उन्नति की है। कृषि में उन्नति की है, उद्योग में उन्नति की है, तकनीकी में उन्नति की है और विश्व इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए बच्चों भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करें बच्चों। अर्थात कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काटती है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों। आप मानचित्र 1.3 में देख सकते हैं भारत कैसे अक्षांश और देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है बच्चों, अब भारत के आकार को देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बच्चों देखें चित्र 1.2 को। देखिए सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, अर्थात भारत 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत अर्थात हिमालय। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। बच्चों आप मैप में देखें, मानचित्र में 1.3 में कि 22 डिग्री अक्षांश के बाद, उत्तरी अक्षांश के बाद ये संकरा होता गया है हिंद महासागर की तरफ, दक्षिण की तरफ। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। मानचित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर। नमस्कार बच्चों, चित्र 1.3 में देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत को मानक यमतोत्तर माना गया है, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यूपी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है जिससे गुजरती है मानक यमतोत्तर रेखा, जिससे हमारा समय माना गया है
अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बच्चों, अब हम जानेंगे भारत तथा विश्व के बारे में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्र स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। कौन सा महासागर है बच्चों? वो हिंद महासागर। देखिए बच्चों, आप चित्र 1.4 में देखें। भारत की तटीय रेखा से भारत की व्यापारिक स्थिति, व्यापारिक मार्ग और कोई भी हिंद महासागर में किस तरह दक्षिणी भारत फैला हुआ है, किस तरह विस्तार है, देख रहे हैं ना बच्चों। चलिए बच्चों, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। आज से नहीं है, युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इसीलिए उत्तरी पर्वतों के दर्रों से यात्री आए। समुद्री मार्ग बहुत पहले जो इतना तकनीक नहीं था ना, विस्तार नहीं था, इसलिए समुद्री मार्ग से नहीं आ पाए। रास्ता पता नहीं था, धीरे धीरे रास्ता पता चला। तो पहले हिमालय की तरफ के दर्रों से, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से आए, बाद में समुद्री मार्गों से आए। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। सिर्फ वस्तुओं का नहीं, विचारों का भी आदान प्रदान हुआ है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। जैसे भारत की बहुत सारी संस्कृतियाँ आप जानते हो ना बच्चों, आज बाहर US ये सब जगह पे भी रामायण देखे जाते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, भारत शून्य दिया था। तो ये सब भारत से बाहर कैसे गया? वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग बाहर गए, तभी तो बाहर गया ना। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। बच्चा, आपने गुंबदों देखे होंगे, गुंबद देखे होंगे, मीनारें देखी होंगी, तो आपने वहाँ पे पश्चिमी स्थापत्य कला, यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक देखे होंगे। उसकी बनावट अलग होती है, उसके स्थापत्य कला अलग होती है। तो ये दूसरे देशों से हमारे देश में आए। अब हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है बच्चों, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है ना बच्चों। आप मानचित्र में देखो, दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित देश क्षेत्र हैं। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। बच्चे, चित्र 1.5 में देखें, भारत और पड़ोसी देश। भारत कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर आप आ जाओ उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान, चीन, फिर इधर आ जाइए
तो बांग्लादेश और म्यांमार इनसे सटा हुआ है ना पूर्व में, हाँ, और फिर उत्तर में श्रीलंका। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो छोटा समुद्री रास्ता है उसे पाक जल संधि कहते हैं और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। आप मानचित्र में देखेंगे लक्षद्वीप के दक्षिण में आपको मालदीव दिखाई देगा। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत मज़ेदार लगा होगा। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, हमने जाना भूगोल पाठ 1 भारत स्थिति आकार। अब हम उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। छात्रों, प्रश्न 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? इसका सही उत्तर है ख, उड़ीसा। भारत को सबसे पूर्वी देशांतर पर कौन सा है? भारत, तो इसका आंसर होगा बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों नेपाल। चौथा प्रश्न बच्चों, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा छात्रों लक्षद्वीप। मेरे मित्र, प्रश्न 5, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो उत्तर होगा ताजिकिस्तान। ठीक है, अब प्रश्न 2 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। दूसरा, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उत्तर, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमारे उत्तरी पड़ोसी देश चीन, नेपाल एवं भूटान हैं। हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश हैं। चौथा, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। उत्तर, कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच समय का 2 घंटे का अंतर है, किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। आइए छात्र प्रश्न 4 पे चलते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? उत्तर: भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है, भूमार्ग एवं पर्वतीय दर्रों की सहायता से, वही भाग इसे उत्तर, पश्चिम एवं पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्गों से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार आने जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्री को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों एवं दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा था। मसाले, मलमल व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया के विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराता है। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार छात्र।